नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक कड़ी लेकर आए हैं जिसमें हम लोग अक्सर चर्चा कर रहे हैं कहानियों पर। जी हाँ दोस्तों, और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला। हर सोमवार एवं गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को हम बच्चों के लिए कहानियां लेके आते हैं और ये कहानियां जो हैं ये पाठ्य पुस्तक से हैं। जी हाँ, फिलहाल हम लोग आईसीएसई संबंधित साहित्य सागर के अंतर्गत जो गद्य भाग है उससे हम कहानियां लेकर आ रहे हैं। आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो समाज को एक नई दिशा दे रही है। जी हाँ, तो आइए सीधे मुलाकात करते हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी से। आपका स्वागत है नमस्कार। मैडम। नमस्कार, नमस्कार शर्मा जी। आप सभी मैम को मेरा नमस्कार। मैम ये जानना चाहते थे कि आज कौन सी कहानी आप सुना रही हैं? हाँ, आज हम लेकर आए हैं स्वयं प्रकाश जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और उनकी बहुत कहानियां मैंने पढ़ी हैं। उनकी एक कहानी है नेताजी का चश्मा। जी जी। मैम, ये मंच अब आपका है। स्वागत। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही प्रसिद्ध लेखक स्वयं प्रकाश जी, उनकी लिखी एक कहानी नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी सन 2047 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। अब तक उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ है। उनके विनय और ईंधन उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। हम सफरनामा इनके रेखा चित्रों का संकलन है। इन्हें वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रांघे राघव पुरस्कार, कहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। स्वयं प्रकाश जी का निधन सन 2019 में पिछले साल लीलावती अस्पताल में मुंबई में हुआ। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उनकी कहानी नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे ही कुछ मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, उनको ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसे कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ-कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था।
यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक ही है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, बल्कि उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती चली जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहलवश दुर्दनमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे मुड़कर उसने दुकान के नीचे पान फूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर
चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के लिए कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। ये थी स्वयं प्रकाश जी की लिखी कहानी नेताजी का चश्मा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कहानी को
हमारे बीच रखा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम जानना चाहते हैं मैम कि आखिर इस कहानी को लिखने के पीछे जो ये उद्देश्य एक देशभक्ति तो है, और क्या हो सकता है? और क्या बताना चाहते हैं लेखक यहाँ पर? मुझे कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जो नेताजी हैं, हम लोग उनकी जब भी फ़ोटो देखते हैं, तो जी। अधिकतर हमें ध्यान में आता है कि हमने शायद ही उनके बिना चश्मे की कोई फ़ोटो देखी हो। वो गोल जी। फ्रेम के चश्मे की फ़ोटो में हमेशा दिखे। हुँ, हुँ, तो हुँ। हर व्यक्ति जब उनको देखता था तो उसके भले ही वो फ़ौज में नहीं जा पाया हो, भले ही वो देश की तरफ से नहीं लड़ पाया हो, पर वो देशभक्ति में अपना योगदान ज़रूर देना चाहता है। और इस जी, कारण से वो चाहता है कि वो किसी न किसी तरह से कुछ भी करके नेताजी का जो है, उनका पूरा जो यूनिफ़ॉर्म का एक तरह से सेट होता है, उसमें वो जी, चश्मा जो है उसके बिना मूर्ति अधूरी लगती है, तो वो चश्मा बिल्कुल। लगा सके। हुँ, आखिरी में हम देखते हैं कि जो सरकंडा होता है, एक एक प्रकार का पौधा होता है जो नालियों के किनारे उगता है बेत के तरह का। जी, जी, तो एक बिल्कुल। बच्चा जो होता है, बच्चा इसमें अपना योगदान देता है। हो सकता है उसके पास पैसे नहीं हो, वो खरीद नहीं सकता हो, उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकता है कि वो सरकंडे का, बाँस का, उस बेत का बनाता है चश्मा और जाकर उनके पास में रख देता है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। जी, बिल्कुल। अ, एक और बात है मैम, जैसे कि हम यहाँ पर अक्सर हम लोग सोचते हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हवलदार साहब की दृष्टि निश्चित तौर पे व्यापक है। ये कहना उचित है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। परंतु एक बात मुझे हमेशा खटकती है जब भी ये कहानी पढ़ता हूँ, उसमें देखिएगा कि एक व्यक्ति है, हवलदार साहब जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, सरकारी महकमे में भी हैं, और वहाँ पर मुझे एक चीज़ खटकती है कि हम दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो कैप्टन जो था या कैप्टन जैसा कोई और हो जाए। यहाँ पे हवलदार साहब क्यों नहीं चश्मा की व्यवस्था करते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा झकझोरता है मुझे, जब भी हम ये कहानी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न की ओर हम अक्सर हमारे समाज में हम चाहते हैं कि दूसरा क्यों नहीं करता? परंतु जब अपनी बारी आती है तो हम सिर्फ उम्मीद करते दूसरा कोई कर दे, हम नहीं करते हैं। ये प्रश्न हमेशा कहीं न कहीं हृदय में मेरे वो चोट करता रहता है। खैर, बहुत बेहतरीन था। यदि आप और कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहें, तो स्वागत है मैम। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो वो सक्षम थे, हवलदार साहब का जो चरित्र है वो सक्षम थे। वो हुँ, हुँ। चाहते तो बड़ी आसानी से एक चश्मा लेकर वहाँ पे लगवा सकते थे। जी, और बिल्कुल। जिन लोगों ने वहाँ पर चश्मा उनकी मूर्ति पे लगवाया वो सब ज़रूरतमंद लोग थे। उनकी बिल्कुल, रोज़ी-रोटी भी बड़ी मुश्किल से चल रही थी और बिल्कुल। बच्चे के पास तो कोई भी साधन नहीं था। तो उसके लिए ये है कि आप किसी भी तरह से अगर देश देश में अपना सहयोग करना चाहें, आप में देशभक्ति की भावना है, तो आप जी, किसी भी तरह से उसको कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हैं हमारे साथ डॉक्टर मंजरी शुक्ला। अगली कहानी इन्हीं के साथ हम सुनेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। आप हमारे इस मंच पर आई और बच्चों के लिए आप समय निकालती हैं। पुनः-पुनः आपको नमन। नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चश्मे की कहानी में, इस चश्मे से या फिर यूँ कहूँ कि इस चश्मे से बहुत कुछ दिखता है, काफ़ी कुछ साफ दिखता है। समाज का एक रूप तो दिखता है, हवलदार साहब हैं, जो कि काफ़ी द्रवित होते हैं, परंतु एक दूसरा पक्ष भी हमको आज देखने को और सुनने को मिला। हमें उस पक्ष पर भी सोचने की आवश्यकता है। हमारा क्या कर्तव्य है? जी हाँ, हम ये सिर्फ ना सोचें कि कोई और क्यों नहीं करता है। देश के विषय में जब बात होती है, तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि दूसरा क्यों नहीं कर देता? काश वो कचरा वहाँ पे गिरा हुआ कोई क्यों नहीं उठा देता? जी नहीं, जब भी हम स्वच्छता की बात करते हैं, तो अपनी भूमिका ज़रूर याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः होगी मुलाकात। जी हाँ, अगले सोमवार एक नई कहानी के साथ। हमारे साथ होंगी डॉक्टर मंजरी शुक्ला। इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।